क्या बलूचिस्तान के हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी कहीं आगे निकल चुके हैं? क्या अब एक बार फिर इधर हम उधर तुम के नारे की गूंज का वक्त आया चाहता है? क्या बलूचिस्तान में शिद्दत पकड़ने वाली आजादी की इस तहरीक को किसने शिद्दत अता की है या किसने शिद्दत बख्शी है? क्या रियासत ने, पार्लिमान, अदलिया, सहाफत और पंजाबी अशराफिया के बेरहमाना सोच और रवैयों ने मिलकर बलूचिस्तान के सीधे साधे लोगों को मक्तल गाह में फेंक दिया है? इसके हटकर अगर हम बात करें तो फिर ऑपरेशन हीरो 2 रियासती इदारों की असेसमेंट रिपोर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर कैसे निकला? रियासत बदतरीन आइसोलेशन का शिकार होने लगी है, जबकि बलोच जंगजुओं और आजादी पसंदों की ताकत की दोबारा असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप भी करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें वो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कहाँ मुझसे गलती सरजद हो रही है। नाज़रीन, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि जिस मुल्क की जो सियासतदान है वो रियासती एजेंट हो और उस मुल्क की फौज एक कंपनी के तौर पर किसी मुल्क को चलाती हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसको फौज एक कंपनी के तौर पर चला रही है। मुझे अफसोस के साथ ये चीजें कहनी पड़ रही हैं क्योंकि यही बिहेवियर्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान में अगर कोई चीज होती है या फिर खैबर पख्तूनख्वा में कोई चीज होती है या गिलगित बिल्तिस्तान और सिंध में अगर कोई भी चीज, कोई भी सानेहा रूनमा होता है तो पलक झपकते ही अभी आग ही ठंडी नहीं होती। अभी जो जख्मी होते हैं या जो फोत हो चुके होते हैं वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचते। रियासत और रियासती इदारे एकदम इल्जाम आयद कर देते हैं कि ये तो सब कुछ इंडिया ने किया है। यहां तक कि दारुल हुकूमत भी अब महफूज नहीं है। जब दारुल हुकूमत में भी कुछ होता है तो एकदम से एक एलिगेशन सामने आता है कि ये सब कुछ रॉ ने किया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रॉ से भरा हुआ है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AZO और रॉ से भरा हुआ है, अगर GS सिंध भी रॉ है, अगर BYC भी रॉ है, तो फिर पाकिस्तान में बचता क्या है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान में असल जो इंडियन प्रॉक्सी थी MQM, उसको न सिर्फ हर हुकूमत का हिस्सा बनाया जाता रहा बल्कि हुकूमतों की तोड़ और जोड़ में भी MQM के लोगों को इस्तेमाल किया जाता रहा। क्या ये वही MQM नहीं है जिसने इसी कराची के अंदर 1 लाख लोगों का कत्ल किया, कई सिंधियों का कत्ल किया? ऐसे कई सारे शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं SK भाटिया, क्या वो रईस अमरोहवी के घर पे क्या इंडियन कॉन्सुलेट्स MQM की क़यादत के साथ नहीं मिला करते थे? क्या इनको फाइनेंस नहीं होता था? तो उस MQM को अभी तक रखा हुआ है। लेकिन जो BYC कहती है कि हमारा इंडिया तो क्या किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ बलूचिस्तान से है, हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान के अवाम से है, हमारा नाता बलूचिस्तान के दर्दों और तकलीफों से है और हम सिर्फ बलूचिस्तान की आहों, तकलीफों, सिसकियों से जुड़े हुए उनको पाबंद सिलासल कर दिया गया है। नाज़रीन, बात जब चल रही है बलूचिस्तान के हवाले से तो बलूचिस्तान में आपको पता है कि रिसेंटली ऑपरेशन हीरो 2 अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हीरो 2 के हवाले से रियासती इदारों की असेसमेंट रिपोर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली BLA और फिर उनका जो हीरो 2 ऑपरेशन था वो कहीं ज्यादा संगीन निकला। रियासत इस वक्त अगर हम देखें तो बदतरीन आइसोलेशन का शिकार हो रही है। इस वक्त बलोच जंगजुओं और आजादी पसंदों के ताकत का एक बार फिर जो उसको असेस करवाया जा रहा है कि कितने ताकतवर हैं। आया बलूचिस्तान में किस अंदाज का, किस टाइप का ऑपरेशन किया जा सकता है? लेकिन मैं समझता हूं
کہ जो भी बलूचिस्तान के हवाले से असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी वो गलत ही होगी। हीरोफ 2 का अंदाजा इससे लगा लें कि हीरोफ 2 दुनिया का इतनी खतरनाक तरीन एक जो ऑपरेशन था, यानी जो दुनिया की जो आजादी पसंद तहरीकें हैं उनकी अगर हम तारीख उठाकर देख लें तो किसी भी तारीख में जो इनकी तारीख है उसमें कम से कम एक ही वक्त में एक ही साथ 14 शहरों पर 76 हमले नहीं किए गए थे और फिर 362 एहलकारों की हलाकत नहीं हुई थी और फिर एक साथ 6 दिनों के अंदर 50 फिदाई हमले। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो अगर ये सब चीजें चल रही हैं तो फिर आगे क्या होगा? भाई साहब, ये बलूचिस्तान है और ये वो बलूचिस्तान है कि जिसके जो जनाजे हैं उनको भी कैदी बनाकर उनको भी ताले लगाकर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाती है। जी मैं नवाब अकबर बुगटी की बात कर रहा हूं। उनके जनाजे को, उनके कोफन को ताला लगाकर उनकी नमाज जनाजा अदा करवाई गई थी। न सिर्फ इतना बल्कि उनके डीएनए तक की परमिशन नहीं दी गई थी। तो मुझे याद पड़ता है 19 साल कबल नवाब अकबर बुगटी ने इस शोरश के हवाले से जो कुछ कहा था, जो फोरकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि यहां मैदान जंग तैयार हो रहा है। नवाब अकबर बुगटी ने कहा था कि यहां मैदान जंग तैयार हो रहा है, जंग होगी जो पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएगी। 2 फ्लैश पॉइंट्स होंगे, एक डेरा बुगटी और दूसरा गवादर। मेरे अल्फाज याद रखना। और फिर जो है वो ये जो बात है ये कोई मजाक तो नहीं है ना। आज हम जिन हालात से बलूचिस्तान गुजर रहा है उसको हम क्या कहें? क्या इस वक्त सरफराज बुगटी ने सिचुएशन को क्या इस नहज पर नहीं पहुंचा दिया? क्या इस वक्त बलूचिस्तान में 2 फ्लैश पॉइंट्स मौजूद नहीं है? क्या इस वक्त अगर हम देखें तो गवादर और फिर डेरा बुगटी के अलावा और भी कोई फ्लैश पॉइंट बचता है? और फिर बात की जाती है कि बलूचिस्तान के हवाले से मैं अब पढ़ रहा था, आज एक महमूद शाम साहब नामवर सहाफी है, उनका कॉलम जो उन्होंने लिखा था कि इससे पहले कि वो हथियार उठाएं, ये 2019 में उन्होंने कॉलम लिखा था। और इस कॉलम में उन्होंने बलूचिस्तान की जो मंजरकशी की थी वो बहुत ही अजीब थी। जो मैंने इब्तदाई में आपसे कहा था कि बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो तहरीक चल रही है या जिसको शिद्दत उसमें आई है, उस शिद्दत के पीछे के अवामिल क्या है, उसके असबाब क्या है, महमूद शाम क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा था उस वक्त। इससे पहले कि वो पहाड़ों में पनाह ले, इससे पहले कि मगरबी सरहदें इन्हें हलाकत की तरबियत दें, इससे पहले कि 9वीं क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट बनाने वाले बारूद, सीमेंट और पत्थरों के आमेजे बनाएं, इससे पहले कि ये मासूम लड़कपन इंसानियत के दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन जाए, पाकिस्तान में क़यादत की दावेदारों, मुनाफा के हविस में मुब्तला सनतकारों, ताजरों, रेटिंग की तलब में अहले मीडिया, इल्म के सच्चे तलबगारों, साइंसदानों का ख्वाब देखने वाले, फटे यूनिफॉर्म में अपने वतन की खिदमत के जज्बे से सरशार तालिब इल्मों के सर पर हाथ रखे। तो किसने हाथ रखा? हर हाथ रियासत ने काट दिया अगर कोई हाथ आगे बढ़कर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आया। हर उस कदम को काट दिया जिसने आगे बढ़ने की पेशकदमी की। बलूचिस्तान इस वक्त जिस नहज पर खड़ा है, हर चीज का इल्जाम रॉ इंडिया, अगर सब कुछ रॉ कर रहा है, अगर जीएसएन को रॉ फाइनेंस कर रहा है, अगर खान गफ्फार खान को रॉ फाइनेंस कर रहा था, चल रहा था, अगर जीएम सैयद के पीछे रॉ और इंडिया खड़ा था, तो फिर आईएसआई कहां खड़ी है? तो फिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज जो 100 से ज्यादा कारोबार चला रही है, क्या वो मुल्क नहीं चला सकती? हर इंडस्ट्री को तबाह किया ताकि मिलिट्री इंडस्ट्रीज चलती रहे। क्या कराची से लेकर हैदराबाद तक सिंध की जमीनों को बाप की जागीर समझकर नहीं बांटा? बात अगर हम करते हैं सच की तो फिर हशर होता है हमारा एक तजिया निगार है रफीउल्लाह काकड़ जैसा कि उनको निजी टीवी चैनल्स अब नहीं बुलाते, वो ऑफ स्क्रीन कर दिए गए, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ कहने की तो फिर अता के सहाफी बिलाल गौरी साहब यूट्यूबर हैं, अच्छे सहाफी हैं, फिर उनका भी हशर यही होगा कि उनको भी हथकड़ियां पहनाकर बिठा दिया जाता है। मुल्क बदतरीन सेंसरशिप से गुजर रहा है,
لیکن ایسی بھیانک سچویشن میں جہاں آپریشن 2 کے حوالے سے اس وقت ریاست جس طرح ایک آئسولیشن کا شکار ہو رہی ہے، جس طریقے سے دنیا میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے پاکستان، ایسی صورتحال میں کہ جہاں آپ کی معیشت سسک رہی ہے، آپ کی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس ملک کو آگے کیسے لے کر جائیں گے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کریں؟ صحیح تو کہہ رہے ہیں اختر مینگل صاحب، غلط نہیں کہہ رہے کہ ہم نے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں، لیکن بدلے میں ہمیں ملک دشمن کہا گیا۔ جب ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے آپ طاقت، بندوق، ڈنڈے، عقوبت خانے، انفورس ڈسپلینس کے طریقے استعمال کریں گے تو میں یہ کہنے پہ حق بات بے جانب ہوگا مجاہد صاحب، پھر یہ 31 جنوری نہ پہلا ہوگا اور نہ ہی آخری ہوگا۔ اس طرح کے سیمینار نے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے تجاویزیں دی تو اس کے نتیجے میں ہم کو ٹیررسٹ، ہمیں غدار اور ملک دشمن کے جو لقبات انعام میں ملے، انہوں کوئی راستہ نہیں ملا، اب کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے، پر نہیں ٹوٹی، ریاست کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں پر ریاست بالکل اپاہج ہو کے رکھی ہے، اس کے ذمہ دار یہاں کے حکمران، یہاں کی ریاست، یہاں کی ریاستی ادارے بلوچستان کے لوگ نہیں۔ اور مزید خون خرابہ روکنے سے اہل پنجاب، یہاں کی ریاست اور حکمرانوں سے ایک التجا ہی کر سکتا ہوں کہ حق بھی آپ کو حاصل ہے، پہلے بھی آپ لوگوں نے اس حق کا استعمال کیا اور یہ حق آپ ایک بار پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1970 میں جو آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، ادھر ہم ادھر تم، اب یہ نعرہ بھی آپ ہی لگائیں۔ ایک گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچیں، ایک دوسرے کی ہڈیاں چبائیں، ایک دوسرے کے بچوں کو جو نا تندور کی آگ میں پھینکیں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ ہمارے درمیان کوئی فاصلے رہے۔ کیا جو کچھ اختر مینگل نے کہا، کیا اس میں کوئی ذرا رتی برابر بھی کوئی بات غلط ہے؟ کیا بلوچستان کے پولیٹیکل کلچر کو ختم نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان میں ڈیموکریٹک کلچر کو ختم نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کے عوام، بلوچستان کے عوام سے ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا گیا؟ کیا بلوچستان کے عوام سے تعلیم کا حق نہیں چھینا گیا؟ کیا بلوچستان کے عوام سے بنیادی حقوق نہیں چھینے گئے؟ کیا اس وقت بھی شرم کی بات ہمارے سامنے اس وقت آتی ہے کہ جب بلوچستان اسمبلی میں جو 31 بلوچ اراکین پارلیمنٹ بیٹھے ہیں، لیکن بلوچستان کے مظالم پر سینکڑوں لوگ مرے۔ یار کیا حشر ہوا جو ہوتا رہا جو بلوچستان میں، لیکن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر 30 اراکین پارلیمنٹ بیٹھے، بلوچ 31، شرم بھی نہیں آتی ان کو کہ بلوچستان کے مسئلے پر بات کریں۔ اور پھر 12 بلوچ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں، اسی طرح سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن بات کرنا ان کو نہیں آتا۔ بلوچستان کی حالات ہیں کیا اس وقت کی؟ اگر میں بات کروں تو بلوچستان لبریشن فرنٹ کے 4 اراکین، جن میں 2 کمانڈر بھی شامل ہیں، مختلف جھڑپوں میں مارے جا چکے ہیں۔ افسوسناک سچویشن پنجگور شاپتان سیاہ ماری کوٹ رکشا ندی سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی، جنہیں شناخت کے لیے پولیس ٹیچنگ ہاسپٹل پنجگور منتقل کیا ہے، جہاں ان کی شناخت پذیر احمد ولد محمد امین سکنا وشبود کے نام سے ہوئی ہے، جسے کم سے کم 1 ماہ پہلے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ ضلع کیچ کے علاقے کوچک بلیدہ میں نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، تاحال اس کی شناخت نہیں ہے۔ اس کی جیوانی میں فورسز کے ہاتھوں 2 بچے نوجوان، ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ کلی اصغر کسٹم سے حسنین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی عمر محض 15 سال تھی۔ پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کی آزادی پسند تنظیمیں اور جنگجوؤں نے شناختی کارڈ دے کر لوگوں کو مارا۔ اب ایک اور بھیانک مہم شروع ہوئی ہے کہ بی ایل اے نے سندھیوں کو مارا۔ سجاد حسین اور شہدا حسین سگے بھائی تھے، غلام عباس اور کامران بھی ان کے کزن تھے، جن کا تعلق ضلع گھوٹکی کی تحصیل اباڑو کے مرید شاخ کے علاقے سے تھا، جو سندھ پنجاب کے بارڈر ایریا ہے۔ یہ چاروں بچے
बलूचिस्तान गए थे कमाने, क्वेटा से फिर नोशके पहुंचे। और रिसेंटली जो अटैक्स हुए, जो एयर स्ट्राइक्स हुई, जो ड्रोन अटैक्स हुए, उन ड्रोन अटैक्स में कई लोग मारे गए, उनमें ये 4 बच्चे भी थे। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनको मारा है BLA ने और इन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह बात की जो है वो अख्तर जान मेंगल ने कि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, अब मामलात को अब कितनी असेसमेंट रिपोर्ट्स करवाएंगे, बलूचिस्तान के हवाले से अब कितने लोगों को पाबंद सलासल करेंगे। आपने जंगजुओं के रिश्ते होने की बुनियाद पर जो ऑपरेशन शुरू किया है, अब कितने जेल भरेंगे, कितने जेल बलूचिस्तान में है जो भरे जाएंगे, कितने लोगों का मावराए अदालत कत्ल होगा, कितने लोगों को जो है वो लापता किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या बेहतर नहीं है कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज किया जाए? क्या यह बेहतर नहीं है कि तस्लीम किया जाए कि बलूचिस्तान में मुदाखलत होती है, बलूचिस्तान में नताइज तब्दील होते हैं, बलूचिस्तान में वोट तब्दील होते हैं, बलूचिस्तान में वोटर की कोई अहमियत नहीं, और बलूचिस्तान में रियासत अपनी मर्जी के अरकान पार्लियामेंट लेकर आती है जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस वक्त रियासत का एजेंडा बलूचिस्तान में सिसक रहा है, रिकॉर्डिंग वाइंड अप हो रहा है, गवादर तबाही के दहाने पर जाने वाला है। गवादर एयरपोर्ट अभी तक फाल नहीं हो सका, सब कुछ, गवादर स्टेडियम सब कुछ तबाह हो रहा है। चाइना के साथ ताल्लुकात आपके खराब हो रहे हैं, अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, आपके इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, आपके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल जो आर्मी नहीं है, ये आप जहन में रखें, आप प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल होते तो फिर आप सियासतदानों का काम सियासतदानों को करने देते, आप आइन का काम आइन को करने देते, आप पार्लियामान का काम पार्लियामान को करने देते, और आप अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह वो काम करते जो आइन ने आपके लिए मुकर्रर किया है। जो कायदे आजम ने कहा था कि पॉलिसीज बनाना पॉलिटिशियंस का काम है, आपका काम सरहद पर है। तो आप सरहद पर रहें, लेकिन आप हर बार बंदूक उठाकर आते हैं और हमारी कनपट्टी पर रखकर और फिर जबरन ऐसे फैसले करवाते हैं कि जिससे मुल्क की मईशत तबाह होती है, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह होती है, मुल्क की दाखिली पॉलिसी तबाह होती है। इस वक्त दाखिली पॉलिसी से हम कितना मतलब किस अजियत में है कि वफाक ने मोहसिन नकवी जैसे शख्स को वफाकी वजीर दाखिला बनाया हुआ है, और बलूचिस्तान में अली मदद जतक मोटरसाइकिल चोर और चर्च का फरोख्त करने वाला अब वो वजीर दाखिला बना बैठा है। तो इससे बड़ा मातम और क्या हो सकता है? तो बलूचिस्तान को उस नहज पर मत ले जाओ। आप असेसमेंट करवा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, और मैं आपको अपनी असेसमेंट बता दूं कि अगर आपकी असेसमेंट हुई गलत तो फिर इस मुल्क को एक बार फिर आप 1971 के मकाम पर खड़ा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए।